चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक्स। इसमें कहता है फाइंड इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन है sin 2x, और जैसे कि हम जानते हैं cos 2x का डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x। अब ये -2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2 cos 2x, यानी -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव हो गया sin 2x। और जैसे कि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का रिवर्स डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएट किए तो ये आया, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx बराबर -1/2 cos 2x और प्लस c, जैसे कि कांस्टेंट जोड़ा जाता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। ये c जो होगा ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट फंक्शन है cos 2x, इसका भी ऑब्जर्वेशन मेथड से करना है। जैसे कि हम जानते हैं sin 3x का डेरिवेटिव होता है 3 cos 3x, और इस 3 को हम इधर ले जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ 1/3 sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x, इसका डेरिवेटिव cos 3x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 sin 3x। तो इसका cos 3x का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल हो गया 1/3 sin 3x प्लस c। अगला क्वेश्चन है e⁻²x, यानी इसका इंटीग्रल निकालना है, e⁻²x dx का वैल्यू निकालना है। और जैसे कि हम जानते हैं e⁻²x का डेरिवेटिव होता है 2 × e⁻²x। अब इस 2 को इधर ले जाएंगे यानी 1/2 e⁻²x का डेरिवेटिव हो गया e⁻²x। अब फिर इसका इंटीग्रल e⁻²x dx बराबर 1/2 e⁻²x प्लस c। यहाँ भी इंटीग्रेशनल कांस्टेंट जोड़ना होगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशनल कांस्टेंट जोड़ना जरूरी रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ax + b का होल स्क्वायर, ax + b का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ax + b का होल क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3a ax + b का होल स्क्वायर। और इस 3a को इस साइड ले जाएंगे यानी ये हो जाएगा 1/3a × ax + b का होल क्यूब का डेरिवेटिव ax + b का होल स्क्वायर, यानी ax + b के होल स्क्वायर का इंटीग्रल 1/3a ax + b का होल क्यूब प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में फंक्शन दिया हुआ है sin 2x - 4 × e⁻3x, यानी इसका भी ऑब्जर्वेशन मेथड से इंटीग्रल निकालना है, यानी इसका हम इंटीग्रेशन हमें निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x - 4 × e⁻3x dx, इसका भी ऑब्जर्वेशन मेथड से इंटीग्रल निकालना है। इसमें देखते हैं दो पार्ट है, बीच में माइनस है, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं sin 2x dx और -4 × e⁻3x dx, क्योंकि 4 कांस्टेंट है इसीलिए इसको बाहर किए। तो इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन 1। अब जैसे कि हम जानते हैं cos 2x का डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x, और फिर इस -2 को इधर ले जाएंगे तो -1/2 cos 2x हो जाएगा, यानी -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव हो गया sin 2x, यानी sin 2x का इंटीग्रल हो गया -1/2 cos 2x प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 लिखें। फिर यहाँ पर दोबारा, अब जैसे कि हम जानते हैं जिस टर्म का डेरिवेटिव जो टर्म होता है उसका इंटीग्रल वही टर्म होता है, यानी यहाँ पर -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव है sin 2x, इसीलिए sin 2x का इंटीग्रल हो जाएगा -1/2 cos 2x। इसी चीज को लिखे हैं sin 2x dx बराबर -1/2 cos 2x प्लस c1। दूसरा पार्ट है e⁻3x। तो जैसे कि हम जानते हैं e⁻3x का डेरिवेटिव होता है 3 × e⁻3x। अब इस 3 को इधर ले जाते हैं तो 1/3 × e⁻3x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻3x। फिर e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल बराबर 1/2 e⁻3x प्लस c2। अब फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 3, इक्वेशन 1 2 3 में से
अब कहने का मतलब इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू हम बिठा देते हैं इक्वेशन 3 में, यानी sin 2x dx का डेरिवेटिव हो गया -1/2 cos 2x और इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया 4/3 e की पावर 3x। अब इसमें कांस्टेंट है c1 और इसमें कांस्टेंट है c2, दोनों को जोड़ करके तो उसका कांस्टेंट c हो गया, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया -1/2 cos 2x -4/3 e की पावर 3x + c। अब यहाँ तक था क्वेश्चन 5 तक था ऑब्जर्वेशन करके एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल निकालना था। अब इधर से सीधे कहता है फॉलोइंग का इंटीग्रल निकालना है। तो 6 क्वेश्चन है, निकालना है इंटीग्रल ऑफ 4 × e की पावर 3x + 1 dx। यहाँ दो पार्ट है, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, यानी 4 × e की पावर 3x dx प्लस ये 1 dx। 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, ये 1 का कोई मायने नहीं है, तो dx। अब जैसे कि हम जानते हैं ex का इंटीग्रेशन ex से होता है और उसमें x के कोफिशिएंट से हो जाता है भाग। ध्यान दीजिएगा डेरिवेटिव में x के कोफिशिएंट से गुना हो जाता है और इंटीग्रल में x के कोफिशिएंट से भाग। तो 4 कांस्टेंट पहले से था, e की पावर 3x का इंटीग्रल हो गया e की पावर 3x/3 और ये dx का इंटीग्रल होता है x। कैसे होता है x? अब जैसे यहाँ नहीं कुछ का मतलब 1 हुआ तो 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं इंटीग्रल में क्या होता है, पावर से पावर में 1 जुट जाता है, यानी x की पावर n + 1 n + 1। तो यहाँ x की पावर 0 है तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 में होगा, यानी x हो गया। और ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, यानी ये हो गया 4 × 4/3 e की पावर 3x प्लस x और प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। क्वेश्चन 7 है x² × 1 - 1/x² dx। अब इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे कि ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, यानी ब्रैकेट के बाहर जो है इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से में मल्टीप्लाई करेंगे तो ना कहीं आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x² से x² कट गया, बच गया 1, यानी x² dx और माइनस dx। अब जैसे ये फार्मूला अभी बताए हैं, इंटीग्रल में क्या होता है, पावर में जुट जाता है उसी से भाग। तो 2 है, 2 में जुटेगा 3/3, ये dx का x और प्लस c, यानी ये हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ ax² + bx + c इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम जैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर कांस्टेंट है a b c, इसको बाहर कर लिया मैंने a, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट b को बाहर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये c को बाहर कर दिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे कि फार्मूला बताए हैं, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में जुट जाता है, पावर में एक जुट जाता है, उसी से भाग हो जाता है। तो पावर 2 है, 2 में जुड़ेगा 3 हो जाएगा, फिर बट्टा 3, माने a × x की पावर 3/3। यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेगा 2, यानी b × x की पावर 2/2 प्लस c × x प्लस, यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट के लिए है, जनरली हम लोग c लेते हैं, तो c यहाँ पहले से तो कांस्टेंट है, इसीलिए ये नहीं लेकर के दूसरा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक परिवार में एक नाम से 2 आदमी नहीं होता है। तो सी टाइप का कांस्टेंट पहले से है, इसलिए इंटीग्रल कांस्टेंट लिया है यहाँ पर k। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + ex, इसका इंटीग्रल निकालना है। अब यहाँ भी देखते हैं जोड़ है दोनों टर्म के बीच में, तो प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको अलग कर लिए, कांस्टेंट बाहर कर लिए, तो x² dx प्लस e की पावर x dx, फिर वहां यही फार्मूला, पावर 2 में जोड़ दिए 3/, और e की पावर x प्लस c, कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट c हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है √x और -1/2 √x का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इसको हम a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए, जैसे a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस b²। तो
तो a के जगह पर रूट x है और जानते हैं कि रूट कोई भी पार्ट रूट में रहता है, स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है यानी a। तो रूट x का होल स्क्वायर x 1/√x का होल स्क्वायर, यहाँ भी रूट हो जाएगा 1/x और -2ab, तो -2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कट करके 2 बचा साइन माइनस तो -2। अब यानी इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल निकालना है। फिर इसको बारी बारी से अलग कर दिए, x dx प्लस dx बट्टा x और -2 dx, फिर वही पावर में जोड़ देंगे तो 2/2 x² बट्टा 2। आइए हम जानते हैं log x का इंटीग्रल होता है ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और log x का डिफरेंशिएशन और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो इसका इंटीग्रल हो गया log x और यहाँ पर -2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका हो जाएगा x यानी x² प्लस log x -2x प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस 5x² -4 बट्टा x² dx, इसका इंटीग्रल निकालना। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग करते हैं क्या, इस सब को अलग अलग करते हैं। कोई भी टर्म यदि बट्टा के रूप में होता है जैसे a बट्टा, इसका अर्थ ये हुआ a में b से डिवीजन यानी a में b से भाग। अब यहाँ पर 3 टर्म प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ है तो सबको हम बारी बारी से x² से भाग दे देंगे यानी x³ बट्टा x² प्लस 5x² बट्टा x² और -4 बट्टा x²। अब यहाँ x³ है, यहाँ पर x² है, इससे कटेगा तो यहाँ x बचेगा, ये x² कट जाएगा और ये वैसे का वैसे 4 बट्टा x² रह जाएगा यानी यहाँ से बचा x, ये इंटीग्रेशन ऑफ x to x और यहाँ से x वाला टर्म हट गया तो केवल 5 बचा, 5 इंटू dx और यहाँ से -4 और dx बट्टा x²। अब यहाँ भी पावर जुड़ जाएगा और उसी से भाग x² बट्टा 2 और यहाँ पर नहीं कुछ का मतलब 1 हुआ था इसका इंटीग्रल x क्योंकि वेरिएबल x है, इसको हम पावर के रूप में इधर ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। फिर वही फार्मूला, पावर में एक जोड़ दिया और एक भाग, तो ये तो आ ही गया है। अब देखते -2 में 1 जोड़े हैं तो -1 हो जाएगा, अब -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 और ये ऊपर माइनस पहले से तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है x की पावर -1, इसको नीचे ले आएंगे तो 1/x हो जाएगा यानी 4 पहले से था तो 4/x और प्लस c। इस तरह से जब तक फार्मूला पीछे वाला नहीं रहेगा डिफरेंशिएशन वाला तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा जो इसका इंटीग्रल क्या है। इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं, डिफरेंशिएशन का जो भी फार्मूला है उसको याद कर लेना है क्योंकि उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन है उसका यूज होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ सवाल बचा हुआ है उसको हम कल सोल्व कर देंगे।